वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा जो था वो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, जो एसएससीजी का प्रीवियस ईयर का था, सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था, जिसमें मैंने अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करे, जो टॉप 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अभी क्या है, चैप्टर 2 हम अपना स्टार्ट करेंगे, जो होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से आप लोग को पता है कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं, और क्वेश्चन जो है हमारे 2004 से लेकर के 2019 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोगों को ये सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी लग रही है। जिस किसी ने भी अभी पहला पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है, या चैनल पर जाकर आप विजिट कर लेना, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कमेंट करके बताना यार आप लोगों को इसके बाद किसका आप लोग को किस सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, वही मैं आप लोगों को करा दूंगा। वेटेज वाई कराना है कि जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है वो पहले कराना है, या किस तरीके से कराना, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो 2005 से क्वेश्चन आने शुरू हुए थे चैप्टर 2 से, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स ऑफ अ सोइल इज़ रिपोर्टेड एज। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर आप लोग के पास जो ग्रुप इंडेक्स है, ठीक है, ग्रुप इंडेक्स एक मेथड होता है आप लोग का सोइल क्लासिफिकेशन का, अगर उसका रिजल्ट आप लोग का निगेटिव आ जाता है तो उस रिजल्ट को आप कैसा लोगे? उसको आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ड्रॉपिंग द नेगेटिव साइन, उसका जो नेगेटिव साइन है उसको हटा करके आप उसको पॉजिटिव वैल्यू लोगे, या फिर उसको आप जीरो लोगे, या फिर नेगेटिव वैल्यू लोगे एज द ग्रुप इंडेक्स भी नेगेटिव, यानी कि जैसा नेगेटिव रिजल्ट आया आप उसको वैसा ही ले लोगे, या फिर ग्रुप इंडेक्स रिपोर्टेड इज नो एग्जिस्टेंस, यानी कि रिपोर्ट ग्रुप इंडेक्स जो है आप लोग का वो नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसकी रिपोर्टेड। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि ग्रुप इंडेक्स आप लोग का निगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उसको क्या कर दोगे, जीरो। आप रिजल्ट उसका कितना ले लोगे, जीरो। अब कुछ लोग कहेंगे सर ग्रुप इंडेक्स होता क्या है? तो देखो, ग्रुप इंडेक्स आप लोग का मेथड होता है जो आप लोग का यूज किया जाता है किसके लिए, सोइल क्लासिफिकेशन के लिए। सबसे पहले आप याद रखोगे सोइल क्लासिफिकेशन के लिए आप लोग का यूज किया जाता है। और अगर मैं आपको मेनली कहूँ तो जो हाईवे कंस्ट्रक्शन आप लोग का होता है, ठीक है, हाईवे कंस्ट्रक्शन में इस मेथड का मेनली यूज करा जाता है। ठीक है, ग्रुप इंडेक्स मेथड का, इस चीज़ को याद रखना है। अब देखो, हाईवे कंस्ट्रक्शन ये आप लोग को बोलता है कि ग्रुप इंडेक्स की जो वैल्यू है ना सर, वो जीरो से लेकर किसके बीच वेरी करती है, जीरो से लेकर के 20 के बीच वेरी करती है। अगर मान लीजिए कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू किसी सोइल के लिए जीरो आ जाती है, तो इसका मतलब वो हमारी सब ग्रेड के लिए अच्छा मटेरियल है। और अगर किसी सोइल के लिए ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 20 आ जाती है, तो वो सब ग्रेड के लिए मतलब पुअर मटेरियल आप लोग का काउंट होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आप लोग को और पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ग्रुप इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, सोइल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। ग्रुप इंडेक्स ऑफ अ सोइल डिपेंड्स अपॉन द लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव एंड प्लास्टिक इंडेक्स। यानी कि जो ग्रुप इंडेक्स होता है आप लोग का, वो किसके लिए होता है, 75 माइक्रोन की सीप से अगर पास कर जाएगी तो सोइल कैसी होगी आप लोग की, फाइन सोइल होगी। यानी कि एक तरीके से क्या होता है, ये फाइन सोइल के लिए आप लोग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, while calculating group index, if any term become negative इट इज़ ड्रॉप्ड। अगर कोई भी टर्म आप लोग का नेगेटिव हो जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप्ड कर देते हैं। ठीक है ना, इफ़ द कंप्यूटेड वैल्यू इज़ नेगेटिव, और अगर कंप्यूटेड वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो उसको हम कैसा रिपोर्ट कर लेते हैं, जीरो। यानी कि हम उसको क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और बात करते हैं ग्रुप इंडेक्स से रिलेटेड। ये देखिए, अ ग्रुप इंडेक्स रेंज 0 से 20 के बीच होती है, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। अगर जीरो है तो ये क्या इंडिकेट कर रही है कि गुड सब ग्रेड मटेरियल है आप लोगों का। और अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 20 है तो इसका मतलब वो पुअर सब ग्रेड मटेरियल है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ग्रुप इंडेक्स वैल्यू आप लोग की, ये फॉर्मूला आप लोग के पास होता है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आप लोग को याद करना। ठीक है, याद रहेंगे एसएससी जेई के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसकी बात करेंगे। प्लास्टिसिटी चार्ट गिव्स द रिलेशन बिटवीन, आप लोग को बताना है कि जो प्लास्टिसिटी चार्ट होता है वो आप किस किस के बीच ड्रॉ करते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ जो आपका क्लासिफिकेशन होता है। अगर हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है आप लोग का, ISSCS जो होता है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये आप लोग को सॉइल को दो जगह डिवाइड करता है। एक तो आप लोग का डिवाइड करता है आप लोग का फाइन ग्रेन सॉइल में, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो फाइन ग्रेन क्लासिफिकेशन देता है, और एक देता है आप लोग को कोर्स ग्रेन क्लासिफिकेशन।
ठीक है। तो जो आप लोग का फाइन ग्रेन क्लासिफिकेशन होता है वो आप लोग का किस पे बेस्ड होता है, एक तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे बेस्ड होता है और एक लिक्विड लिमिट पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी चार्ट जो आप लोग का बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए आप क्या करते हो, सीव एनालिसिस करते हो। क्या करते हो स्टूडेंट, सीव एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना तो मालूम ही होगा, ठीक है ना, कि आप लोग फाइन ग्रेन सॉइल के लिए क्या करते हो, प्लास्टिसिटी चार्ट बनाते हो, और जो आप लोग का कोर्स सॉइल होती है उसके लिए आप क्या करते हो, सीव एनालिसिस करते हो। तो यहाँ पे प्लास्टिक चार्ट की ही बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है किसके लिए बनाया गया होगा स्टूडेंट, फाइन सॉइल के लिए बनाया गया होगा। जब फाइन सॉइल के लिए आप लोग का प्लास्टिसिटी चार्ट बनाया गया होगा तो किस किस के बीच बनता है, तो वो बनता है आप लोग का प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आप लोग का फाइन ग्रेन सॉइल होता है उसको क्लासिफिकेशन करने के लिए एक तो हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स का यूज करते हैं और एक हम यूज करते हैं लिक्विड लिमिट का, यानी कि WL का यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इसका आंसर सी हो जाता है। यहाँ पे देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया। IP इक्वल टू होता है WL माइनस के WP, यानी कि लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट आप लोग का होता है, ठीक है ना। और देखिए अगर आप बात करें, जैसे कि दो चीज़ हमें यहाँ पे मिली, एक तो प्लास्टिक लिमिट मिला, प्लास्टिसिटी इंडेक्स मिला, और एक क्या मिला, लिक्विड लिमिट मिला, ठीक है। तो ये जो लिक्विड लिमिट आप लोग की होती है सोइल के किस बारे में बताती है, ये लिक्विड लिमिट आप लोग को बताएगी कि जो आप लोग की सोइल है, यानी कि सोइल जो है आप लोग की वो लो कंप्रेसिबल है, ठीक है, लो कंप्रेसिबल सोइल है, मीडियम कंप्रेसिबल सोइल है, या फिर आप लोग की हाई कंप्रेसिबल सोइल है। इन तीन चीज़ों के बारे में इंडिकेट करेगी आप लोग को लिक्विड लिमिट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपकी जो लिक्विड लिमिट है वो ग्रेटर देन कितनी है बेटा, 35 है, यानी कि लिक्विड लिमिट जो है वो आपकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन कितनी आ रही है, 35 आ रही है। तो उस केस में आप ऐसा समझिए कि अगर लिक्विड लिमिट आप लोग की मैं बताता हूँ 35 से लेकर के 50 के बीच है, ठीक है। और एक तरफ आप ये मानिए लिक्विड लिमिट आप लोग की क्या है, लेस देन 35 है, और एक तरफ आप मानिए कि लिक्विड लिमिट आप लोग की ग्रेटर देन 50 है। इस केस में जो आप लोग की सोइल होगी वो लो कंप्रेसिबल होगी, इस केस में जो होगी वो मीडियम कंप्रेसिबल होगी, और इस केस में जो होगी आप लोग की सोइल वो हाई कंप्रेसिबल होगी, ठीक है। क्ले होगी तो क्ले आ जाएगी, और सिल्ट होगी तो सिल्ट आ जाएगी। क्योंकि हम फाइन ग्रेन सोइल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें या तो हमारी क्ले होगी या फिर हमारी सिल्ट होगी, ठीक है। उसमें सैंड जैसा कुछ भी हमारा नहीं होगा, सैंड या ग्रेवल जैसा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है लो कंप्रेसिबल क्ले है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल या फिर मीडियम, या फिर यहाँ पे देखिए हाई कंप्रेसिबल क्ले है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये पॉइंट देख लीजिए, इफ़ द पॉइंट गेट प्लॉटेड बिलो ए लाइन देन we need to find out whether soil is organic और inorganic। अगर मान लीजिए कि आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करी, ठीक है ना, वो वैल्यू ए लाइन से नीचे आई, ठीक है ना, ए लाइन से नीचे आई, तो उस केस में आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सोइल आप लोगों की ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। इफ़ इनऑर्गेनिक एंड बिलो ए लाइन देन इट इज़ सिल्ट। अगर मान लीजिए कि सोइल आप लोग की इनऑर्गेनिक है और वो कहाँ आ रही है, बिलो ए लाइन आ रही है, तो अगर बिलो ए लाइन आ रही है तो वो सोइल आप लोग की कैसी हो जाएगी, सिल्ट हो जाएगी। और अगर एवब ए लाइन आएगी, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना, एवब ए लाइन आएगी तो आप लोग की क्या हो जाएगी, वो क्ले हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, वही जो मैंने अभी आप लोग को बताया था, ये प्लास्टिसिटी चार्ट ही मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक्चुअली में। ये देखिए प्लास्टिसिटी चार्ट आप लोग के पास आता है, इसकी इक्वेशन भी आप लोग याद रखना, ठीक है। इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो प्लास्टिसिटी चार्ट की इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है ये, इस चीज़ को नोटिस कीजिए। IP इक्वल टू इक्वेशन होती है 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस के 20, ठीक है ना। ये आप लोग की क्या आती है, इक्वेशन आती है IP की, ठीक है। तो एक IP हमारे पास ये होता है जो कैलकुलेटेड होता है इस फॉर्मूले से, और एक IP हमें गिवन होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दोनों वैल्यू आप लोग की क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, सपोज दैट कि IP की वैल्यू आपने इससे निकाली और एक IP की वैल्यू आप लोग को गिवन थी। अगर आप लोगों ने दोनों प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाली और दोनों अगर आप लोग की वैल्यू इक्वल आ जाती हैं, तो ये जो लिखे जाते हैं ना, जो सोइल आप लोगों ने देखा होगा कि ये डबल उसमें लिखी जाती है, कि मान लीजिए CL हो जाएगी और CI हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, या MI हो जाएगी इस तरीके से आप लोगों ने लिखा होगा, तो डबल उसमें वो आप लोग की सोइल लिखी जाएगी अगर वो दोनों वैल्यू क्या कर जाती हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं, तो ठीक है। अगर मान लीजिए एक वैल्यू आती है आप लोग की IP की जो 7 से ज़्यादा आती है, तो 7 से ज़्यादा आती है तो क्ले के केस में चली जाएगी, और अगर उससे कम आती है तो वो आपकी किस में चली जाएगी, सिल्ट में चली जाएगी। तो आप लोग की जो सिल्ट होती है, क्ले होती है, उसको तो हम लिखते हैं C से,
ठीक है। और जो सिल्ट होती है हमारी स्टूडेंट्स, उसको हम लिखते हैं किससे, एम से। और जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉइल होती है आप लोग की, वो हम ऑर्गेनिक सॉइल को हम लिखते हैं किससे, ओ से, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्लास्टिसिटी चार्ट आप लोग का होता है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। आप लोग को बताना है, देखिए हाई कंप्रेसिबल है बेटा, हाई कंप्रेसिबल है, और क्या है आप लोग की, इनऑर्गेनिक क्ले है। इनऑर्गेनिक क्ले यानी कि सबसे पहले तो हमारे पास क्ले हो गया, और इन हाई हार क्या हो गया, हाई कंप्रेसिबल हो गया। यानी कि हाई कंप्रेसिबल हो गया तो एच लिखा जाएगा। और जो क्ले होती है ना स्टूडेंट, वो उल्टी, ये जो नाम होता है ना, इसका उल्टा लिखा जाता है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप जो सोइल आएगी वो आप लोग की यहाँ पे आएगी, और जो हाई कंप्रेसिबल है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो जो आप लोग की इनऑर्गेनिक क्ले होगी वो सी होगी, और हाई कंप्रेसिबल की वजह से क्या हो गया, वो एच हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ेंगे, द फाइन सोइल आर सब क्लासीफाई इन द 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में हम इसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि एम एल है, तो इसको अगर आप पढ़ोगे तो एल को पहले पढ़ोगे। जैसे कि एम एल है ना, तो एल को आप पहले पढ़ोगे लो कंप्रेसिबल, ठीक है। और अगर इसको पढ़ोगे एम को, तो ये लो कंप्रेसिबल सिल्ट पढ़ लो इसको, या फिर लो प्लास्टिक सिल्ट पढ़ लो, ठीक है। वैसे लो कंप्रेसिबल आप लोग की ऑर्गेनिक क्ले हो जाएगी, और यहाँ पर लो कंप्रेसिबल आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक क्ले हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो आप लोग की यहाँ पे क्ले को कंसिडर करा गया है वो इनऑर्गेनिक क्ले करा गया है, और जो आप लोग की नीचे आ रही है वो ऑर्गेनिक क्ले आ रही है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी, जो आप लोग की ए लाइन इक्वेशन थी उसके हिसाब से। सेकंड बात करें मीडियम के हिसाब से, तो यहाँ पे मीडियम क्या हो जाएगी आप लोग की, मीडियम इंटरमीडिएट या फिर मीडियम हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो आपकी लिक्विड लिमिट है वो कितनी होती है, 35 से 50% के बीच होती है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि जो लिक्विड लिमिट है 35% से कम हो गई, तो वो आपकी किस में चली जाएगी, वो आपकी चली जाएगी लो कंप्रेसिबल में, ठीक है। और अगर 35 से 50 के बीच है तो वो किस में आ जाएगी, मीडियम में। और अगर 50 से ज़्यादा है तो वो किस में आ जाएगी, हाई कंप्रेसिबल में, ठीक है। ये तो मैंने अभी आप लोग को बताया था। तो उसी के हिसाब से इसको देखिए, ये आपका इंटरमीडिएट के केस में आ जाएगा, इंटरमीडिएट सिल्ट आ जाएगी, इंटरमीडिएट क्ले आ जाएगी, इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक क्ले आ जाएगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए हाई की अगर आप बात करोगे, तो देखो हाई के केस में मैंने अभी आप लोग को बताया था, हाई के केस में जो आप लोग का लिक्विड लिमिट होगा वो कितना हो जाएगा, मोर देन 50% आप लोग का आ जाएगा। तो हाई कंप्रेसिबल सिल्ट हो जाएगी, हाई कंप्रेसिबल क्ले हो जाएगी, और हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले आप लोग की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए जैसे कि एस एम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस एम अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सिल्टी सैंड, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया एस एम। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे, इसको। तो इसका मतलब क्या होता है, एम का मतलब सिल्ट होता है, और एस का मतलब क्या होता है, सैंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, सॉरी सैंड बाद में लिखेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे सिल्टी सैंड, ठीक है ना। तो इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि सैंड को हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, ग्रेवल को हम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं, सिल्ट को हम एम लिखते हैं, क्ले को हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, और ऑर्गेनिक क्ले को हम क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक क्ले को हम सी ही लिखते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सोइल। तो देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ, वेल ग्रेडेड सोइल उसने कहा है। अब वेल ग्रेडेड सोइल के केस में आप लोगों का यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है वो ग्रेटर देन 6 होता है। अब इसको समझिए, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो अब होता क्या है कि जब आप सोइल को क्लासिफाई करते हो, तो फाइन ग्रेन सोइल को तो क्लासिफाई कर दिया था आप लोगों ने, क्या बना करके, प्लास्टिक चार्ट बना करके, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सोइल। तो इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आप लोग का क्या करता है कि जो कोर्स ग्रेन सोइल होती हैं, कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो कोर्स ग्रेन सोइल होती है उसको क्लासिफाई करने के लिए वो हेल्प लेता है किसकी, सीयू की और सीसी की। और वो बोलता है कि सीयू आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगा, और सीसी जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो वो आप लोगों का क्या बोलता है, मैं आप लोग को सिंपल बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है आप लोग का, D60/D10 होता है, और जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है आप लोग का वो D30 का स्क्वायर अपॉन कितना होता है, D60/D10 होता है, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ D क्या होता है। D स्टैंड करता है साइज से, किसके साइज से सर, सीव के साइज से। एक ऐसा सीव का साइज जिससे आप लोग के 60% पार्टिकल क्या हो, फाइनर हो, मतलब 60%, अगर पूरी कोई सोइल 100% है तो उस सीव का हम साइज लेंगे जिससे आप लोग के 60% सीव जो सोइल है वो पास हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग का D10 आ जाता है, तो इफेक्टिव साइज काउंट होता है।
तो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डिवाइड करा आप लोगों को सॉइल को दो जगह डिवाइड करा, क्योंकि हमें पता कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करना, तो एक तो या तो हमारा ग्रेवल होगा या फिर क्या होगा, या फिर सैंड होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपका ग्रेटर देन 6 है तो वो आप लोग का क्या होगा, यूनिफॉर्म या फिर वेल ग्रेडेड क्या होगा आप लोग का, सैंड होगा। ठीक है, क्या होगा, वेल ग्रेडेड सैंड होगा। अगर यूनिफॉर्मिटी जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 4 है तो वेल ग्रेडेड क्या होगा, ग्रेवल होगा। और इन्हीं दोनों केस में वेल ग्रेडेड अगर हम बात करें सैंड और वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो इन दोनों केस में जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू किसके होगा, 3 के होगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी किसकी, वेल ग्रेडेड ग्रेवल की और वेल ग्रेडेड सैंड की। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए कि पुअरली ग्रेडेड सॉइल है, यानी कि पुअरली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो उसके केस में आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होगा ना वो हर एक केस में कितना होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। ठीक है ना, तो चलो अब क्वेश्चन देखो एक बार फिर से पढ़ो, अब समझ में आएगा। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए पूछा है। अब देखो वेल ग्रेडेड सॉइल, अब कहोगे सर वेल ग्रेडेड तो हमारा ग्रेवल भी हो सकता है, वेल ग्रेडेड हमारा सैंड भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपने बताया दो चीज़ें होती हैं। तो देखो यहाँ पे हमसे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अगर उसने ना तो हमें 4 दिया, क्योंकि हमें पता है ग्रेवल के लिए कितना होता है, ग्रेटर देन 4 होता है, और सैंड के लिए कितना होता है, ग्रेटर देन 6 होता है। तो इन्होंने ग्रेटर देन 6 दे रखा है, इसलिए हम ये ऑप्शन टिक करेंगे। अगर मान लीजिए कि 4 होता तो दोनों ऑप्शन सही होते हैं हमारे। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता क्वेश्चन के ऊपर। चलिए सारी चीज़ें मैंने वैसे आप लोगों को समझा दी हैं, फिर भी देख लेते हैं इन्होंने और क्या क्या आप लोगों से कहा है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में देखिए जो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करें तो इन्होंने दिया हुआ है कि जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, D10 और D60 और D10 आप लोग के क्या होते हैं, इसको हम इफेक्टिव साइज भी बोलते हैं पार्टिकल का। फॉर वेल ग्रेडेड सैंड के लिए देखिए क्या होगा, CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगी और इसकी CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच होगी। वैसे वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात करोगे तो CU की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 4 होगी और 1 CC की वैल्यू 1 और 3 के बीच लाई करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ अ सॉइल इज़, आप लोग को बताना है कि जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है सॉइल का वो कितना होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ अ सॉइल, इसका सही आंसर बताएंगे। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट आप लोग का, अब आप लोग को पता है कि मिनिमम अगर हम बात करें या फिर इक्वल टू बात करें तो किसके हो सकता है, 1 के हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू ग्रेटर देन 1 आप लोग का हो जाएगा। जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितनी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। और यही वैल्यू आप लोग की ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4 हो जाती है और सैंड के लिए ग्रेटर देन 6 हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखो सारी चीज़ें हैं, मैंने आप लोग को बता दिया कि ऑल पार्टिकल्स के साइज़ के लिए आप देख सकते हो यूनिफॉर्म ग्रेडियंट इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ऑलवेज ये तो होता ही है। फॉर अदर वैल्यू पुअरली ग्रेड सॉइल आर गैप ग्रेडेड, अगर पुअरली ग्रेडेड है तो इसका मतलब वो क्या होगा, गैप ग्रेडेड सॉइल भी होगी आप लोग की। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी इन द रेंज ऑफ। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना होता है, CC होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है और लेस देन इक्वल टू कितना होता है, 3 होती है। तो इसकी वैल्यू एक तरीके से सर किसके बीच होनी चाहिए, 1 to 3 के बीच होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप लोग की लाई नहीं कर रही। अच्छा सर इसका फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का, तो देखो ये आप लोग के पास फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का CC। ठीक है ना, तो CC का फॉर्मूला आप लोग के पास कितना आएगा, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुका हूँ ऊपर। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको पॉइंट को देख लीजिए, नोट पॉइंट। ये क्या बोल रहा है आप लोग का, इफ़ CC इज़ नॉट इन द एबव रेंज देन सोइल इज़ पुअरली ग्रेडेड एंड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। देखो यूनिफॉर्म ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि एक ही साइज़ के पार्टिकल हैं, सब के सब पार्टिकल कैसे हैं, एक ही साइज़ के पार्टिकल हैं, तो उस सोइल को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि CC की वैल्यू आप लोग क्या होती है, 1 से और 3 के बीच लाई नहीं करती है। एक्चुअल रेंज तो हमारी ये होनी चाहिए, इसके बीच अगर लाई नहीं करती है, ठीक है, या इससे आप लोग की जो ऊपर लाई करती है, तो सोइल हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि CC की वैल्यू अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 3 हो जाती है, तो सोइल हमारी कैसी हो जाएगी, वो पुअरली ग्रेडेड हो जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्मली या फिर पुअरली ग्रेडेड सोइल
हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है 7, द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सोइल इज डिनोटेड बाई। आप लोग को बताना है जो इफेक्टिव साइज होता है पार्टिकल का उसको किससे डिनोट करते हैं, तो D10 से। ठीक है, ये आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 2016 में आए हुए क्वेश्चन की। तो ये देखिए ये क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट ऑफ अ फिल्टर सैंड इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना होता है सर, D60/D10 होता है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही बैठता है आपके हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इससे जो चैप्टर से क्वेश्चन है कम ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों को सब करा दे रहा हूँ। द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ सोइल इज़ 1 and 4 रेस्पेक्टिवली। यानी कि आप लोग को कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन यानी कि CC और CU दोनों की वैल्यू आप लोग को गिवन है। द इफेक्टिव साइज ऑफ द डायमीटर थ्रू द सोइल इज़ 30%। ठीक है, और जो इफेक्टिव साइज है आप लोग का, ठीक है, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव साइज टू डायमीटर वो आप लोगों को कितना दे रखा है, 30% दे रखा, ऑफ इक्वल टू द मास इज परचेज्ड। ठीक है, तो आप लोग को बताना है रेशियो, आप लोग को बताना है। ठीक है ना, एक्चुअल में आप लोग को क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो देखो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखिए दोनों को आप लोग को क्या दे रखा, कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन आप लोग को दे रखा है, CC की वैल्यू। तो CC का फॉर्मूला आप लोग का यही तो होता है, तो CC की जगह आप लोगों ने 1 पुट कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आप लोग को कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो आप लोग कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU है। ठीक है, तो CU की वैल्यू आप लोगों ने कितना रख दिया, 4 रख दिया। ठीक है, अब आपसे देखिए क्या रेशियो आप लोगों से पूछा है, किस किस का रेशियो आप लोगों से पूछा है, तो आप उसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आप लोग के लिए सोल्व किया हुआ है। D10, D30 और D60 क्या होता है ये तो हमें पता ही है। अब देखिए हमसे जो रेशियो उसने पूछा है, हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है D10 और D30 का रेशियो। तो D10 और D30 का जब हमको रेशियो डिवाइड निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जब सब्स्टिट्यूट करोगे आप वैल्यू तो सोल्व करने के बाद आप लोग के पास क्या आएगा, D10/D30। ठीक है, D10/D30 की वैल्यू आप लोग के पास कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी सोल्व होकर के। ठीक है ना, कैलकुलेशन आप कर लेना। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है नोट पॉइंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट पॉइंट देखिए, इन द क्वेश्चन it has been asked the ratio of effective size to the diameter through which 30% of the total mass is possessed। इसका मतलब क्या है कि which is staged at D30, यानी कि जो इफेक्टिव साइज हो गया वो D10 हो गया, और जो आप लोग का 30% जिससे आप लोग का सोइल पास करेगा वो कितना हो गया, D30 हो गया। ठीक है ना, तो उसने कहा था कि इफेक्टिव साइज़ का और जिससे 30% आप लोग के पार्टिकल पास कर रहे हैं उन दोनों का रेशियो आप बताइए। तो हमने D10/D30 का हमने रेशियो निकाल दिया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो जितना आया 0.5 आया, बट गिवन द आंसर अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे जो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है वो D30/D2 के मतलब D30/D10 के हिसाब से हमें आंसर दे रखा है, जबकि पूछा कुछ और था और आंसर में कुछ और दे रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लेना एक बार कि क्वेश्चन में सही से उसको कैलकुलेट कर लेना क्या पूछा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल। तो देखो सरफेस एरिया के केस में मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे जैसे आपका पार्टिकल का, अगर मान लीजिए पार्टिकल के डाया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अगर मान लीजिए कि आपका पार्टिकल के साइज़ का डाया बहुत कम है तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ग्रेवल की बात करें, ग्रेवल सैंड सिल्ट की, तो सबसे ज़्यादा तो सैंड का होता है। अगर ऑप्शन नंबर सी में देखो तो सैंड कोर्स होती है इसका होगा, फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, सिल्ट का होगा, फिर उससे ज़्यादा क्ले का होगा, फिर उससे ज़्यादा कोलॉइड्स का होगा। क्योंकि कोलॉइड्स पार्टिकल जो होते हैं इनकी जो रेंज होती है वो 10⁻³ से लेकर के 10⁻7 तक की इनकी रेंज होती है। ठीक है, इतने छोटे ये पार्टिकल्स आप लोगों के होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आप लोग का कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से आप देख भी सकते हो कि सबसे ज़्यादा बड़े बोल्डर होते हैं,
फिर कोवल्स होते हैं, फिर ग्रेवल्स, फिर सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले, और फिर आते हैं कोलॉइड्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, जब पार्टिकल का साइज इंक्रीज होता है तो सरफेस एरिया क्या होता है पार्टिकल का, डिक्रीज हो जाता है। तो साइज ऑफ पार्टिकल रेंज इज़ एज फॉलो, तो हमको दे रखा है साइज़ के किस पार्टिकल का कितना साइज होना चाहिए, तो ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी कि किसका साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें बता दी हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी 2017 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे उसने पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर पूछा है। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आप लोग का क्या हो जाएगा, D30 का स्क्वायर और D60 इंटू D10 आप लोग का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता ही हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आप लोग का 17 में ही आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सोइल लाइज, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC की वैल्यू वेल ग्रेडेड के केस में कितनी होगी, 1 से 3 के बीच लाई करेगी। तो यही तो मैंने आप लोग को बताया था कि 1 से 3 के बीच लाई करनी चाहिए, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा आप लोग का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए आप लोग के लिए वेल ग्रेडेड के केस में, ग्रेवल के केस में हो चाहे वेल ग्रेडेड सैंड के केस में, दोनों की वैल्यू आप लोग की सेम ही होती है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन क्या था, इसी से रिलेटेड है जो 2017 में हमारा पूछा गया था। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, क्या कहा गया, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी ग्रेटर देन। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पूछा गया किसके लिए, सैंड के लिए, तो कितना होगा, ग्रेटर देन 6 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 2017 का ये, इसको देखिए ऑन अ ग्रेडिंग कर्व, यानी कि जो आप सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हो, पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हो, तो उसमें ग्रेडिंग कर्व बनाते हो। तो द गैप ग्रेडिंग इज़ रिप्रेजेंटेड, जो गैप ग्रेडिंग होता है वो किससे रिप्रेजेंटेड होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। और जो आप लोग का क्या होगी, कुछ आपकी क्या होगी, इंक्लाइंड होगी, ठीक है, और एक आप लोग की स्टीप होगी, एक ग्रेजुअली इंक्लाइंड होगी और एक स्टीप होगी। अगर स्टीप होगी तो वो आप लोग की, मैं बता दूं, जो आप लोग की ग्रेजुअली होगी ना वो तो बताएगी वेल ग्रेडेड को, और जो आप लोग की स्टीप होगी वो बताएगी पुअरली ग्रेडेड सॉइल को, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल होगी वो किसको बताएगी, गैप ग्रेडेड को, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ये देखिए ग्राफ हैं आप लोग के पास ABCD, अगर इनके बारे में आप डिटेल में देखना चाह रहे हो तो देखो जो आप लोग के क्या होंगे स्टीप, जैसे D है तो ये किसको बताएगा आप लोग का, वेल ग्रेडेड को बताएगा, ठीक है। B है और C है, ये आपका किसको बताएगा, पुअरली ग्रेड को बताएगा, ठीक है ना। और जो हॉरिजॉन्टल होगी ना, थोड़ी हॉरिजॉन्टल होगी, वो आपकी किसको बताएगी, गैप ग्रेडेड को बताएगी, ठीक है ना। इसको एक बार पढ़ लीजिए अगर आप और डिटेल में जानना चाह रहे हो। तो यहाँ पे देखो गैप ग्रेडेड का मतलब मैं आप लोग को बता दूँ, गैप ग्रेडेड इज रिप्रेजेंटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन, वेल ग्रेडेड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंक्लाइन लाइन। जो आपकी वेल ग्रेडेड होगी वो किससे रिप्रेजेंट करी जाएगी, इंक्लाइन लाइन से। और जो आपकी पुअरली ग्रेडेड होगी रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल लाइन, जितनी वर्टिकल लाइन होगी वो आप लोग की क्या बताएगी, पुअरली ग्रेडेड को। और जितनी इंक्लाइंड होगी अच्छे से वो किसको बताएगी, ग्रेजुअली इंक्लाइंड होगी तो वो बताएगी वेल ग्रेडेड को, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। यानी कि जो आप लोग का 2018 का पेपर 19 में हुआ था 23 सितंबर को, उसमें आया हुआ अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द सोइल क्लासिफाइड इनटू, आप लोग को बताना है जो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सोइल है उसके हिसाब से सोइल को कितने ग्रुप में क्लासीफाई करा गया। तो बिल्कुल 18 ग्रुप्स में क्लासीफाई करा गया। कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई करा गया, 18 ग्रुप्स में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं टफनेस इंडेक्स की, ठीक है। तो टफनेस इंडेक्स क्या होता है, ये तो मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था कि टफनेस इंडेक्स क्या होता है आप लोग का, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कीजिए 17 क्वेश्चन की। तो 17 में आप लोगों से क्या कह रहा है कि द वाटर कंटेंट एट विच सोइल चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट, यानी कि वो लिक्विड, वो आप लोग को वाटर कंटेंट बताना है जिस पर सोइल आप लोग की लिक्विड स्टेट से किस में आती है, प्लास्टिक स्टेट में आती है। तो वो आप लोग क्या हो जाएगी, लिक्विड लिमिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लिक्विड लिमिट हो जाएगी। ये देखिए आप लोग को ग्राफ ये होता है आप लोग का, ये आप लोग की क्या होती है, जब कोई सोइल आप लोग की लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में जाएगी, ठीक है ना, तो वो आप लोग की कौन सी होगी, लिक्विड लिमिट होगी, सही है। चलिए
कंसिस्टेंसी इंडेक्स, श्रिंकेज क्या होता है, ये सब हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप वहाँ से जा कर के उसको विजिट कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए 2018 में कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। 18वां जाता है द डायमीटर ऑफ द सीव यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। आपको बताना फाइन ग्रेन सॉइल के लिए आप जो सीव यूज़ करते हो उसका डायमीटर कितना होता है, तो 425 माइक्रोन। याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है 425 जो माइक्रोन सीव का साइज़ होता है वो आप लोग का यूज़ करा जाता है किसके लिए, जो आप लोग का सीव एनालिसिस होता है, ठीक है, जब सीव एनालिसिस आप करते हो तो उसके लिए। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। ये आप लोगों से क्या बोलता है, डैश सोइल कैन नॉट बी अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। इनमें से कौन सी सोइल आप लोगों की जो प्लास्टिसिटी होती है उसको अटेंड नहीं करती है, तो कोर्स ग्रेन सोइल बिल्कुल नहीं करेगी, चाहे वो ग्रेवल हो या सैंड हो। फाइन ग्रेन सोइल तो करती है, सिल्ट और क्ले, ठीक है ना, ये दोनों तो करती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। द अनफिल्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई। जो आप लोग का यूनिफिल्ड क्लासिफिकेशन होता है, यूनिफिल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ जो सॉइल होता है सिस्टम, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये कैसाग्रांडे के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। ये नेम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो याद रखना यूनिफिल्ड सॉइल क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो किसके थ्रू दिया गया था, कैसाग्रांडे के, ठीक है। टरजागी की अलग थ्योरीज हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स क्या बोलते हैं, उसको हम टफनेस इंडेक्स बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाता है 22। इसमें बोला द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर टू द ड्राई स्टेट इज नोन एज। आप लोग को बताना है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप लोग की होती है सोइल की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको। रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन सैचुरेटेड विद वाटर, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप लोगों की सॉइल की जब वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड है और जब वो ड्राई स्टेट में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं अगर डिटेल में गिवन है तो। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग आप लोग का क्या होता है, ये होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सैचुरेटेड सॉइल की, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ड्राई सॉइल की, ठीक है, यानी कि ड्राई स्टेट में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सॉइल की और जो सैचुरेशन स्टेट में है, उन दोनों का आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो ले लेना है। और जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 20 माइनस के लॉस इन वेट इन ग्राम के, कितना आप लोग का वेस्ट का लॉस हुआ है ग्राम में, वो हम इसमें ले लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 23 की। इसको देखिए, आइडेंटिटी ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट करेस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट एट विच सोइल स्टिल इन लिक्विड स्टेट। आप लोग को बताना है वो कंसिस्टेंसी लिमिट बतानी है, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट एट विच सोइल इज़ स्टिल इन लिक्विड स्टेट, यानी कि जो सोइल है आप लोग की वो लिक्विड स्टेट पे रहती है, तो बिल्कुल लिक्विड लिमिट आप लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना लिक्विड लिमिट WL, प्लास्टिक लिमिट WP, और जो श्रिंकेज लिमिट होता है वो WL होता है, ठीक है ना। इसमें सोइल लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट में जाती है, इसमें प्लास्टिक स्टेट टू आप लोग इस उसमें जाती है सेमी सॉलिड में, और इसमें क्या होता है सेमी सॉलिड टू सॉलिड स्टेट में जाती है सोइल, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, नोटिस कीजिए। अ सोइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू लेबोरेटरी सीव एनालाइज्ड यूजिंग अ कम्प्लीटली सेट ऑफ स्टैंडर्ड सीव आउट ऑफ 3 ग्राम ऑफ सोइल यूज्ड इन द टेस्ट 1200 ग्राम, यानी कि अगर टोटल जो थी वो कितनी थी 3000 ग्राम सोइल थी, ठीक है, 3000 ग्राम सोइल थी, तो उसमें से केवल 1200 ग्राम सोइल आप लोग की यूज करेगी। वॉज रिटेन्ड ऑन IS 600 माइक्रोन सीव एंड 1500 ग्राम वाज रिटेन्ड ऑन 500 माइक्रोन सीव, यानी कि इसमें से क्या हुआ, टोटल अगर 3000 ग्राम सोइल थी तो उसमें से 1200 ग्राम सोइल जो है वो तो 600 माइक्रोन की सीव पर रिटेन कर गई, और 1500 ग्राम सोइल जो है वो किस पर रिटेन कर गई, आप लोग की 500 माइक्रोन पर रिटेन कर गई, ठीक है। तो अगर आप निकालोगे तो इस पर कितनी रिटेन करके, तो 1200 बटे 3000, और यहाँ से निकालोगे तो 1500 अपॉन 3000 यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से पता लग जाएगा कितने कितने परसेंट आप लोग की जो सोइल है वो रिटेन करी है। इसका सॉल्यूशन आप लोग का ये यहीं पर है, एक सेकंड रुकिए,
ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अभी क्वेश्चन और बाकी है, अभी स्कोर पढ़ लेते हैं। एंड द रिमेनिंग 300 ग्राम, और बाकी जो बची हुई 300 ग्राम सोइल है रिटेन एट IS 425 माइक्रोन, यानी 425 माइक्रोन सीप पर रुक गई। तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट आप लोग को बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना होता है, D60/D10, यानी कि वो हमको सीप साइज लेना जिससे 60% पार्टिकल पास कर गए, और यहाँ लेना 10% पार्टिकल जिससे पास कर गए। तो यहाँ पे देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 1200 ग्राम रिटेन करी थी 600 पे, यहाँ पे 1500 ग्राम रिटेन करी थी, और यहाँ पे कितनी थी 300 ग्राम। तो जब आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप निकालोगे देखोगे तो आप लोग का कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के केस में ये यहाँ पे यार रेज हुआ है, लिखा हुआ नहीं कि इसमें कितना निकाल रखा है, ठीक है। तो आप बस इसको देखना, जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ पे जो आप लोगों को मिलेगा 60% जो मिलेगा वो मिलेगा जो 600 माइक्रोन सीप थी उससे मिल जाएगा, और जो 10% पार्टिकल पास मिलेंगे ना वो आप लोग की 500 माइक्रोन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा, 1.2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा क्ले मिनरल्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मॉन्ट मिरलोनाइट, कैओलिनाइट और एक होता है इलाइट, ये आप चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 क्ले मिनरल्स एंड सोइल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम देखेंगे।
तो क्ले मिनरल में हम लोग देख लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है हमारा जो 2009 में आया हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो 2009 में जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है